हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम 11th क्लास की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी और उसमें आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, स्पेशली जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो है जल्दी से जल्दी इन कंसेप्ट्स को पढ़ के अपने क्वेश्चंस जरूर लगाएं, पीवाईक्यू जरूर लगाएं। ठीक है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसी के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सो वेल, देखिए एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है। इस पूरी यूनिट के अंदर वर्क, पावर, एनर्जी और कोलिजन के बारे में हम सीखेंगे। वर्क डन स्पेशली हम कब बोलते हैं, फिजिक्स के टर्म में वर्क डन का मतलब क्या होता है, किस तरह का उसका बिहेवियर होता है, नेचर कैसा है, ठीक है, और किस केस में कितना वर्क डन होगा, ये सारी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिर एनर्जी क्या है, कौन कौन से टाइप की एनर्जी है, स्पेशली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो वेल, वर्क डन का मतलब क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अब वो वर्क डन डिपेंड करता है कि आपने कौन से फोर्स से वर्क डन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि फोर्स जो है हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ कौन से फोर्स की बात हो रही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस जो है क्या करता है, कौन से फोर्स से वर्क डन निकालना है ये बोल देता है। सो वेल, आपको देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास में कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा है और इसका मास हमने कहा mg है, m इसका मास है, तो इसका वेट w इक्वल्स टू mg हम बोलते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सो वेल, अभी तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी किसी सरफेस पे रखा है, उस सरफेस के ऊपर रखने पे वो सरफेस क्या करता है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वेट जो है इस केस में R इज इक्वल्स टू हम mg को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब है, आपने यहां से कुछ फोर्स अप्लाई किया, लेट्स सपोज कैपिटल F, यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया, इससे वर्क डन निकालना है या वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। ग्रेविटी ये है हमारी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है या वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। देखो फ्रिक्शन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो डिपेंड करता है कि आप से कौन से फोर्स से वर्क डन पूछा जा रहा है। तो इन सारी माइनर चीजों को माइंड में रख के क्वेश्चंस को लगाएंगे। सो वेल, लेट्स कम टू द टॉपिक। वर्क डन, जैसा मैंने कहा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसकी जूल है और डायमेंशन इसका m1L2T-2 होता है। वेल, फोर्स को हम जैसे पढ़ चुके हैं अच्छे से, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहां पे मैं एक ब्लॉक की बात करता हूं, ये ब्लॉक है और लेट्स सपोज इसके ऊपर हम कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अंदर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही हो। अब इस फोर्स का कंपोनेंट हम देखेंगे, कितना कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करता है। लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, F कोस थीटा। ये अच्छे से आपको पता ना, जिसके साथ एंगल ले रहे हो उसके साथ उसका कोस कंपोनेंट आएगा। यहां पे हम लिखेंगे F साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और साथ में यहां पे नॉर्मल रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, इसका वेट W इक्वल्स टू mg। सो वेल, अब हमें यहां से मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, S डिस्प्लेसमेंट इसने कर लिया कवर। जो आप यहां फिगर में अगर देख पा रहे हो, मैंने जो इसको रिजोल्व किया है फोर्स को, तो फोर्स का जो एक कंपोनेंट है F कोस थीटा, ये इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि F साइन थीटा जो है वो बैलेंस करने में जा रहा है, यानी R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg है, इस बॉडी को बैलेंस करेगा, लेकिन जो मोशन है वो F कोस थीटा से हो रही है। सो वेल, वर्क डन भी हम F कोस थीटा से ही कंसीडर करेंगे। सो यहां पे मैं वर्क डन को सॉरी, वर्क डन W इज इक्वल्स टू F डॉट S भी लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हो F कोस ऑफ थीटा इंटू S।
या इसी को हो सकता है कि एफ आपका एज इट इज हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आपको लेना पड़ जाए एस कोस ऑफ थीटा। यहां पे आपने नोटिस किया दो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उन वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही स्केलर होता है, ये ध्यान रखिए। सो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस हम लिख रहे हैं। सो यू मे राइट इट एज एफ एस कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वर्क डन को हम इन जनरल यही पढ़ते हैं। अभी अलग अलग मेथड से, कांस्टेंट से या ग्राफ से या फिर वेरिएबल फोर्स से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी डिटेल में हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ वर्क डन है, उससे पहले मैं यूनिट्स के बारे में पढ़ा देता हूं। वर्क डन की जो बेसिक यूनिट्स हैं, एक तो हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सी है? एसआई यूनिट, जैसे आपने कह दिया कि जूल है, इसके अलावा भी यूनिट हम इसकी यूज करते होते हैं, ठीक है। वो यूनिट कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए? एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट जो है अभी आपने पढ़ी है, जिसको आप जूल बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एब्सोल्यूट यूनिट, तो वर्क डन की आप कहोगे कि जूल ही है, जिसको आप जूल बोल रहे हो। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, थीटा कॉस थीटा के कोई यूनिट डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो 1 जूल का मतलब है 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजर करोगे। ये एब्सोल्यूट यूनिट है इसकी, ये एसआई यूनिट हम कह सकते हैं। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये यूनिट जो है डाइन अर्ग, क्या बोलेंगे? अर्ग। और न्यूटन के लिए 1 अर्ग, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेसिकली अब 1 अर्ग और जूल में क्या रिलेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं 1 जूल का मतलब है यहाँ पे 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। ये रिलेशन है सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। ये एब्सोल्यूट यूनिट है। दूसरी यूनिट मैंने जिक्र किया है ग्रेविटेशनल यूनिट। वर्क डन की दूसरी यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट। अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट से क्या मतलब है? देखिए, जिसको आप ग्रेविटेशनल यूनिट बोल रहे हो, बेसिकली वर्क डन को लिखा जाता है किसमें? केजी मीटर में लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी, न्यूटन मीटर, केजी न्यूटन में लिखा जाएगा, ठीक है। किस में लिखा जाएगा? केजी न्यूटन में लिखा जाएगा, ठीक है, या केजी वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? केजी मीटर, ठीक है। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो यही अर्ग में चली जाएगी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर रिलेशन हम निकालें कि 1 केजी मीटर इज इक्वल्स टू, तो 931 अर्ग भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट हुई यहां पे। इसके बाद नेचर ऑफ वर्क डन की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है? देखिए, वर्क डन अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि पॉजिटिव होगा, तो नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वर्क डन के तीनों बिहेवियर है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। अब बात आती है वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। सो वेल, अभी आपने स्टडी किया W इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। अब हमें ये पता है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा अगर अपने को वैल्यू नेगेटिव देता है, नेगेटिव देने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स ये कुछ लग रहा है, ये एंगल अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो इसकी वजह से क्या आएगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। साथ ही साथ जितने भी वर्क डन होंगे, वर्क डन ड्यू टू
फ्रिक्शनल फोर्सेस इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्सेस से जो वर्क डन होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। रेस्टोरिंग फोर्स से जो वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो बेसिकली यहाँ नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप किसी पुल्ली की हेल्प से, ये पुल्ली है और इसको किसी बकेट वगैरह को आप ऐसे पुल कर रहे हो, ठीक है बेटा, इस बकेट को आप पुल करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है एस, और आपने फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। सो बेसिकली ये जो एंगल है ये एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस जो है आ जाते हैं। नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन सबको ही पता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है भाई, वर्क डन एफ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा हम लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कहने का मतलब अब जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री हो बेटा। देखो लेस देन 90 डिग्री होगा तो उस केस में कोस फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जितनी भी फोर्सेस, चाहे आप एक ये समझिए कि मान लो ये एक कोई खिलौना गाड़ी है और इसको एक बच्चा जो है कुछ इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके खींच रहे हैं, और इसकी मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होती है, अपने को पता है कुछ सर्टेन एंगल थीटा पे उसने उसको पकड़ रखा है। सो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल थीटा है यहाँ पे वो लेस देन 90 डिग्री है। इस केस में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरे टाइप का जो वर्क डन है जिसको हम जीरो वर्क डन बोल रहे हैं, जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो होने के पीछे या तो अपने को कोस थीटा से अपने को जीरो मिलता हो, या तो अपने को कोस थीटा फंक्शन से जो है जीरो मिलता हो, या हो सकता है कि फोर्स ही हमने जीरो अप्लाई किया हो, या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हुआ हो। ये तीनों केसेस में वर्क डन जीरो होगा। अब आप सोचते हो डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो, मान लो आप किसी चीज को खींच करके और इसी पॉइंट से चल के वापस घूम करके इसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे आपको पता है जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा केस जो है जैसे फोर्स जो है जीरो लगाया हो, या दीवार को हम धक्का मार रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, दीवार को धक्का मार रहे हैं, आपने फोर्स तो लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उस केस में भी वर्क डन क्या है, जीरो है। लेकिन फोर्स जीरो लगाया, फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क डन डेफिनेटली जीरो हो गया। इसके अलावा कोस थीटा जीरो हो, भाई जीरो कब होगा, कोस थीटा जो है हमें जीरो कब मिलेगा, जब 90 डिग्री का थीटा जो है कितना हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। जैसे कोई पर्सन है, ये पर्सन है, इस पर्सन ने जो है अपने सर के ऊपर एक सिलेंडर उठा रखा है, ठीक है, और ये सिलेंडर उठा करके लेके जा रहा है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसके ऊपर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो किस तरीके से लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, mg। लेकिन इस पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ ऐसे की होगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, कोस 90 यानी जीरो। इस केस में वर्क डन क्या होगा, यानी पर्सन चाहे कितना भी मूवमेंट कर ले, कितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी उस टाइम पे कितना है, जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जैसे अभी आपने इस केस में देखा कि वर्क डन जो है जीरो है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी उसके इसमें पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। सो ये सारी चीजों को अपने को क्वेश्चन करते हुए, न्यूमेरिकल करते हुए है ये दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन को आपने लिखा एफ डॉट एस, ठीक है, ये लिख सकते हो, इसी को आपने लिखा एफ एस कोस ऑफ थीटा, तो इससे आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको फोर्स दे रखा है कुछ कंपोनेंट की फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो देखो फोर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट्स में लिख लिया है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को भी आप लिखोगे, मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, ठीक है। अब इस केस में वर्क डन कैसे लिखेंगे, आई डॉट आई वन होता है, सो मैं लिख सकता हूं एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। सो ये वर्क डन जो है बन जाएगा, उस केस में वर्क डन बन जाएगा।
क्लियर है? इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लो फोर्स को भी इसने F इज इक्वल टू हम m इंटू ए लिख सकते हैं। सो हो सकता है एफ एक्स की फॉर्म में ना देकर के इसको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट मास इंटू एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ग्राफ। ठीक है, पहले हम इसी चीज को कांस्टेंट फोर्स है लेकिन वेरिएबल अगर फोर्स हो तो कैसे करेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करें? वेरिएबल फोर्स में आपको वर्क डन निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है? मान लो आपने कुछ लेट्स सपोज फोर्स अप्लाई किया समथिंग, ठीक है, और उससे डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम उसको डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन को हम लिख सकते हैं जैसे एफ डॉट डी एक्स, एक्स के अलोंग डायरेक्शन में हो रहा है या किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर। वे डी आर का मतलब क्या है? डी आर को मैं लिख सकता हूं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। और फोर्स को जैसे आपने अभी स्टडी भी किया था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अब ऐसे में मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने से मुझे वर्क डन W मिला और इसका इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और पोजीशन R1 से R2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है तो F डॉट डी एक्स मूवमेंट अगर हम बात करें, अलोंग वाई एक्सिस है तो F डॉट डी वाई हम लिख देंगे। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है ऐसे। अब यहां पे इंटीग्रेशन हमें डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में लेना पड़ेगा? तो मुझे लिखना है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, डॉट लिख सकते हो आप ऐसे, डॉट फॉर्म में भी लिख सकते हो आई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन यहां पे x1 से x2 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन z1 से z2 एफ वाई डॉट डी वाई, ऐसे फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और बाद में लेटर ऑन जो भी कैलकुलेशन होगी इंटीग्रेट करने के बाद उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसको साथ साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हमें दे रखे होंगे उनको इस तरीके से हम लगा सकते हैं। सो यूनिट्स में मैंने यहाँ पे x की यूनिट देखो, मैंने इसकी लिमिट जो ली है x1 x2, यहाँ y1 y2, यहाँ z1 z2। सो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट की हो x1 y1 z1 से मूव करके वो नई पोजीशन पे आ गया x2 y2 और z2। तो उसमें हम जब अलोंग x एक्सिस डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की लिमिट y के अलोंग कर रहे हैं तो y की लिमिट, और z के अलोंग कर रहे हैं तो z की लिमिट ले लीजिए, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर उसने सिर्फ फोर्स को कुछ इस टर्म में दे रखा है, लेट्स सपोज उसने फोर्स को जो है ऐसे दे रखा है 3x² प्लस 2x, हमें फोर्स जो है इस फॉर्म में दे रखा है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल ने की है 1 2 से लेके और 2 3 तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है।
अब उस केस में वर्क डन निकालने के लिए मेरे पास में साफ साफ पता चल रहा है, देखो x के वेरिएबल्स हैं, y चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो y के अलोंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखिए x की लिमिट 1 और 2, यहाँ 1 से 2, और यहाँ मैं लिखूंगा f dx, f डॉट dx। तो सिंपली इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसमें आएगा आई कैप, इसमें जे कैप मान लो दे दिया हो, तो जे कैप में x की जगह पे क्या आ जाएगा y। अगर ये ना दे रखा हो, सिंपली ऐसे दे रखा हो, तो आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे बस, और कुछ नहीं है। y दे रखा है तो y साथ में देगा, तो फिर उसको fx आई कैप fy j कैप इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा देखो 3x, इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर n dx लिखेंगे, तो बेटा यहाँ पे बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये लिमिट हम यूज करेंगे, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, फिर लॉगरिथम में आएगा आंसर। तो ये आएगा x स्क्वायर है तो क्यूब बन गया डिवाइड बाई 3, प्लस में 2 है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिट हम यूज करेंगे 1 से 2, सोल्व कर लेंगे इस तरीके से। फिर x की लिमिट एक बार 2 पुट किया 2 की पावर 3, फिर 2 पुट किया 2 की पावर 2, ठीक है, -1 पुट करेंगे 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिमिट, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो बेटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जनरली कोई भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है और उसने कह दिया कि भाई वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, यहां उसने रखा है फोर्स और यहां ले रखा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। हो सकता है ग्राफ उसने कुछ ऐसे टाइप का दे रखा हो। अब हमें इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इसको फाइन ये लिमिट हमने यूज कर दी, जैसे हमने कह दिया भाई x1 से x2 तक अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल फाइन पार्टीशन करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स हम करेंगे सब जगह पे, और जिनकी थिकनेस जो है, जिनकी थिकनेस आप कह सकते हो dx है, और ये जो भी वैल्यू है फोर्स की, उस फोर्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं बेटा F। सो बेसिकली यहां पे dw आएगा तो हम लिखेंगे F dx, F dx। अब F dx क्या है एक्चुअल में देखो, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है dx। लेंथ कितनी है F के बराबर और ब्रेथ कितनी है dx के बराबर। तो मैं ये कहूं कि इसका जो एरिया होगा वो एरिया ही तो F dx है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लूं, इंटीग्रेट कर लेते हैं dw, और बेटा यहां लिखता हूं मैं F dx। इंटीग्रेट किया मैंने, इसको कहां से कहां तक करना है, x1 से x2 तक। ये टोटल वर्क डन आ गया, और ये टोटल वर्क डन जो भी आएगा F dx फ्रॉम x1 to x2, that will be equals to area under force displacement graph। ठीक है, सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो अपने को क्या देगा, एरिया अंडर करो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो क्या देगा अपने को, वर्क डन देता है, ठीक है। तो ये क्या देगा अपने को, वर्क डन निकाल के देगा, वर्क डन। अब शेप कैसी है उसके हिसाब से आप मान लो, कोई अपने को इस टाइप में ग्राफ दे रखा है, ये फोर्स है लेट्स सपोज, और ये है डिस्प्लेसमेंट, और कुछ ग्राफ ऐसा बना रखा है, और वर्क डन हमें निकालना है। तो सिंपली आप ये देखो कि ये कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये अपने को दिख रहा है कि भाई इसके ठीक पैरेलल है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए, या आप चाहो तो इसको ऐसे, ये एक ट्रायंगल है इसका एरिया निकालो, ये एक रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालो, टोटल एरिया सम कर दो, यही वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो वो कर सकते हैं।
यस, अब बात करते हैं वर्क डन इन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब है? देखो, हमने जब कंजर्वेटिव टर्म यूज किया तो एक ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं बी तक, कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हैं, और बी से वापस हम ए पे ले आए, वो कोई भी पाथ हो सकता है, ऐसे भी हम लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली जब हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करेंगे तो वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वर्क डन। और वर्क डन चूंकि आपने देखा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एफ डी एल है, ठीक है, एफ डी एल है, लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूं एफ डी एल, अगर मैं क्लोज सरफेस पे लिखूं तो वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो, कंजर्वेटिव अगर फील्ड है तो। यानी किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन अगर हम निकालेंगे फोर्स से तो वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। और किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड depends upon the initial and final position, initial और final position do not depend upon path followed। जो पाथ हम फॉलो करेंगे उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो वर्क डन इन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्लोज अगर लूप बनता है तो उस केस में वर्क डन होगा जीरो। वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, न कि पाथ डिपेंडेंट है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से उठा करके, बिल्कुल यहां से उठा करके यहां तक लेके जा रहे हैं, एच हाइट तक, तो जो आपने वर्क डन किया दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एम जी एच होगा। एम जी यहाँ पे फोर्स है और एच यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब आप उसको ऑब्जेक्ट को चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो यहां से इस रास्ते से लेके गए हो इस हाइट पे, तो भी वर्क डन उतना ही होगा। चाहे आप जो है कोई और पाथ आपने फॉलो किया हो, जो हो सकता है ये पाथ से आप इसको लेके जा रहे हो, ठीक है, इस पाथ से आप लेके जा रहे हो, तो भी वर्क डन कितना होगा? तो भी वर्क डन mgh होगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की अगर हम बात करें वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जस्ट इसके अपोजिट है। वर्क डन क्लोज लूप के लिए जीरो नहीं होगा, और वर्क डन इन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ फॉलो पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वर्क डन में नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा हूं, क्यों पाथ पे डिपेंड करता है? वर्क डन इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, उस केस में देखो वर्क डन, मान लो एक ब्लॉक को मैंने मूवमेंट करवाई, ठीक है, और सपोज करो ये इधर मूवमेंट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में बन रहा है F। तो ऐसे में इसके ऊपर सबसे पहले देखिए आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है, mg यहां पे फोर्स लगा, यहां पे रिएक्शन R, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। सो बेसिकली यहां पे वर्क डन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लिया S है, तो यहां पे जो वर्क डन निकल के आएगा वन साइडेड, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन आएगा म्यू एम जी एस, और वापस लेके आएंगे फिर ऐड हो जाएगा उतना ही वर्क डन, तो म्यू एम जी एस, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना हो गया? 2 म्यू एम जी एस। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में देखें तो वर्क डन वापस उसी पोजीशन पे लेके आने पे वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो। लेकिन इसमें वर्क डन सम होता चला जाता है, जीरो नहीं होगा, ठीक है।
सो जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस है, ड्रैग फोर्स है, उनसे वर्क डन जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए अगर हम बात करें तो वो नॉन जीरो ही होगा क्लोज लूप के लिए। तो ये वर्क डन निकालने के अलग अलग टैक्टिक्स थी। वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क डन है क्या, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को हम टारगेट करके स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स वहीं से हमारे सेट होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन को हम एनर्जी में या एनर्जी को वर्क डन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। थैंक यू, जय हिंद।